नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं और एकदम मज़े में हैं, ज़बरदस्त हैं और एकदम बहुत अच्छे से आपकी चल रही है पढ़ाई। तो जल्दी से आ जाओ सभी बच्चे और क्लास को कर रहे हैं हम लोग शुरू। नमस्कार, राम राम सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया हैं। तो आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ और आप लोगों को वीडियो भी अच्छे से दिख रही है। तो कोई समस्या कहीं नहीं है, क्लास को मैडम कर लिया जाए शुरू। तो धीरे-धीरे सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से आप लोग क्लास के साथ जुड़ जाइए और हम लोग कर रहे हैं क्लास को फिर शुरू। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को। सभी प्यारे बच्चे, प्यारे साथी क्लास के साथ जुड़ेंगे और क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो भई हमने क्या करा था, हमने एक प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस तो नहीं मैंने जस्ट आपको एक बात बताई थी कि हमारा जो सिलेबस है वो जून लास्ट तक मैं ख़त्म कर दूँगी। लेकिन अभी भी आपके कुछ बड़े टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं। जैसे अभी आपका न्यूट्रिशन वाला टॉपिक बचा हुआ है, विटामिन वाला। विटामिन शायद मैंने करा दी है या नहीं कराई एक बार देख लेंगे, वो बचा हुआ होगा। और एक अभी आपका क्लासिफिकेशन बचा हुआ है और उसके बाद बॉटनी आपकी बची हुई है और 2-4 सिस्टम। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो अभी आप लोगों का, क्योंकि बीच में मेरी मैराथन वगैरह भी हैं और बीच में कुछ हम लोगों की छुट्टियां भी हुई हैं जिस वजह से थोड़ा-सा जो सिलेबस है वो आगे खिंच गया है। और दूसरा रीज़न ये है कि आप लोगों की जो वैकेंसीज़ हैं वो बढ़ चुकी हैं, तो पेपर की डेट अभी नहीं है, तो आप सिलेबस को आराम से कर सकते हो। उसमें ये कोई जल्दबाजी नहीं है कि मैं जल्दी-जल्दी सिलेबस ख़त्म कर रही हूँ, आप लोगों के कहने पर कि मैम आपने कहा था जून लास्ट तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तो मैं जल्दी-जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। ऐसा हम नहीं करेंगे। तो अब हम कोशिश करेंगे पूरी कि 10 जुलाई तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं आपका प्रैक्टिस सेशन जो है वो शुरू कर दूँ। वैसे प्रैक्टिस सेशन के तौर पर आप लोग बिहार का प्रैक्टिस सेट चलता है मेरा दोपहर में 1 बजे। वो वहाँ पर मैं बायो और केमिस्ट्री दोनों कराती हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों को अच्छे लेवल की केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस वहाँ से भी हो सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो आ जाओ बात करते हैं, आगे चलते हैं बेटा। आगे चलेंगे तो आगे हम लोग बीमारियों के बारे में, है ना? ठीक है, चलो। तो भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग सिलेबस खत्म करने के लिए पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना है वो चीजें जो पेपर में एटलीस्ट हमें मिले। तो पेपर में मिलना है क्वेश्चन तो डिटेल में चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आराम से पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाए, ठीक है? आपको भी पता है बायो ब्रॉड है, बायो यहाँ से डिटेल में आती है, तो चीज़ों को करने में टाइम लगता है। अब क्योंकि पेपर भी बहुत जल्दी नहीं है, तो आपका ही नुकसान है अगर मैं आपको अभी जल्दी से जल्दी पेपर जो सिलेबस है वो ख़त्म करवा कर रख देती हूँ। तो ध्यान से पढ़ लो चीज़ों को, आ जाओ। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज़। मैंने आपको कल बताया था कि बैक्टीरियल डिजीज़ जो होती हैं, जीवाणु के कारण होती हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये होती हैं जीवाणु के कारण। तो जीवाणु जनित रोग हम लोग पढ़ रहे थे और जीवाणु जनित रोग जो है, इसमें मैंने आपको कल कुछ बीमारियां पढ़ा दी थी। जैसे हमने बात कर ली थी कि भाई हमने पढ़ लिया था कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया, प्लेग, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां पढ़ ली थी। आ जाओ अब आगे चलते हैं। आज की क्लास में शुरू करेंगे हम टीबी से। तो अगली बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है टीबी, जिसको हम लोग तपेदिक के नाम से भी जानते हैं। तो इसी को हम कहते हैं तपेदिक, इसी को कहते हैं टीबी, इसी को कहा जाता है क्षय रोग। ये सब टीबी के नाम है बेटा। क्षय रोग इसी को कहते हैं। इसी को कहते हैं सफेद प्लेग। सफेद प्लेग, वाइट प्लेग किसको कहते हैं, ये पेपर में आता है, तो इसी को कहा जाता है सफेद प्लेग। ठीक है, तो ये सारे नाम किस बीमारी के हैं? टीबी के हैं बेटा ये सारे नाम। टीबी एक बीमारी है जिसके बहुत सारे नाम हैं, तपेदिक, क्षय रोग और सफेद प्लेग, यानी इंग्लिश में कह देते हैं वाइट प्लेग। तो प्लेग तो हमने पढ़ लिया था जिसको हमने काली मृत्यु कहा था, लेकिन टीबी को हम सफेद प्लेग भी कहते हैं। आ जाओ बात करते हैं कि मैम टीबी किसके कारण होता है, टीबी को फैलाने वाला पैथोजन क्या होता है। तो टीबी को फैलाने वाले रोगाणु की अगर बात की जाए तो टीबी फैलता है प्यारे बच्चों जीवाणु के कारण।
कई बार ये प्रश्न बनता है पेपर में कि टीबी किसके कारण होता है, तो बताना बैक्टीरिया करता है बेटा टीबी। टीबी किसी वायरस के कारण नहीं होता, टीबी को करता है जीवाणु, बैक्टीरिया। अब उस बैक्टीरिया का नाम भी आपको पूछा जा सकता है कि टीबी फैलाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो वो जीवाणु जो टीबी फैलाता है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। इसीलिए टीबी को कई बार हम ट्यूबरक्लोसिस भी कह देते हैं। टीबी की फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस होती है। तो टीबी जो है इसको फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये भी आपको बात पेपर में पूछी जा सकती है कि टीबी को फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, आप बताकर चलेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर हो गई भाई बात? चल रही हूं अब मैं आगे की तरफ, सुनते चलेंगे चीजें। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, अब बढ़ूं आगे की तरफ। चलिए तो भाई आ जाओ, आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब आप लोगों को पूछेगा कि जो टीबी होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जो टीबी होता है इसका प्रभावी अंग क्या है, ये आपको पूछेगा। भाई टीबी रोग में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, एफेक्टिव ऑर्गन आप लोगों को पूछेगा। तो इसका जो एफेक्टिव ऑर्गन है वो कौन सा है, आप लोग बताकर चलेंगे कि टीबी रोग में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। कौन से ऑर्गन प्रभावित होगा, फेफड़े यानी कि हमारे लंग्स। तो हमारे लंग्स के अंदर क्या हो जाता है बेटा, जो लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, हमारे फेफड़ों के चारों तरफ एक भित्ति होती है जिसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल भित्ति ये टूट जाती है इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, तो फेफड़ों में पानी भर जाता है और यही फेफड़ों की बीमारी आगे चलकर टीबी का नाम या टीबी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कभी भी आपको पूछे फेफड़ जो हमारे टीबी रोग होता है इसमें कौन सी ऑर्गन है, कौन सा अंग है जो प्रभावित होगा, आप बताएंगे फेफड़े यानी कि लंग्स। अब मैम बात करते हैं कि जो टीबी बीमारी होती है, इस टीबी बीमारी से बचने के लिए एक टीका दिया जाता है, एक वैक्सीनेशन दी जाती है। तो उस टीके का, उस वैक्सीनेशन का नाम क्या है? तो टीबी रोग से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन टीका लगाया जाता है उसका नाम है बीसीजी। ये भी पेपर में पूछा जाता है आपको कि बीसीजी का टीका किस जीवाणु जनित बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, आप बताएंगे बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी से बचाव के लिए। अब थोड़ी सी बात मैं बीसीजी के बारे में आपको बताऊंगी। जो बीसीजी का टीका होता है इसकी फुल फॉर्म आपको पूछ ली जाती है। तो बीसीजी के टीके की फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलमीटीग्यूरिन, बैसिलस कैलमीटीग्यूरिन, ठीक है, बैसिलस कैलमीटीग्यूरिन, ये होती है टीबी के टीके की फुल फॉर्म, बैसिलस कैलमीटीग्यूरिन, ठीक है, बैसिलस कैलमीटीग्यूरिन, बैसिलस कैलमीटीग्यूरिन। ये टीबी के टीके को फैलाने वाली क्या है, या टीबी के टीके से बचाने वाली जो वैक्सीन है उसकी फुल फॉर्म है, ठीक, बैसिलस कैलमीटीग्यूरिन। अब इसमें से ये जो कैलमिटी है और ये जो ग्यूरिन है ये वैज्ञानिक के नाम है बेटा, इन्हीं वैज्ञानिकों ने इसको बनाया था। ये वैज्ञानिक के नाम है, ये साइंटिस्ट के नाम है, इन्हीं साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, ठीक है, इन्हीं साइंटिस्ट ने क्या करा था, इस वैक्सीन को बनाया था। तो कभी भी पूछे कि टीबी की वैक्सीन को किसने बनाया, तो दो साइंटिस्ट थे, ये कैलमिटी और बेटा ग्यूरिन, इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज करी थी वैक्सीनेशन की। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस टीके को खोजा था, इस टीके की डिस्कवरी करी थी। इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमीटीग्यूरिन। आओ आगे बात करेंगे कि मैम बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है। तो ये जन्म के बाद लगाया जाता है, जन्म के 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये बच्चे को लगा दिया जाता है, जन्म के 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये बच्चों को लगा दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ गई? तो बताना विदिन 1 to 2 वीक, विदिन 1 to 2 वीक फ्रॉम बर्थ,
ठीक है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म जब बच्चा लेगा तो 1 से 2 हफ्ते में बीसीजी की वैक्सीनेशन लग जाती है बच्चे को। कई बार तो दूसरे तीसरे दिन ही लगा दी जाती है जब बच्चा पैदा होता है। तो वही वाली बात है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये लगा दी जाती है। ठीक है, अब मैं एक चीज यहाँ पर लिख रही हूँ, नोट कर कर। आपको पेपर में पूछ सकता है कि बच्चा जब पैदा होगा तो बच्चे को सबसे पहले कौन सा टीका दिया जाता है। तो प्रथम, जो सबसे पहले प्रथम टीका जो किसी बच्चे को लगाया जाता है वो है प्यारे बच्चे हेपेटाइटिस का टीका। जो सबसे पहली वैक्सीनेशन बच्चे को दी जाती है, किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे को 24 घंटे के अंदर एक टीका लगा दिया जाएगा, वो है HBV वैक्सीनेशन। HBV वैक्सीनेशन यानी कि हेपेटाइटिस का टीका, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन लगा दी जाती है। तो इसको जब मैं हेपेटाइटिस पढ़ाऊंगी वहां लिखवा दूंगी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो HBV हेपेटाइटिस का टीका सबसे पहले बच्चों को लगा देते हैं। पहले यही लगता था, BCG का टीका सबसे पहले लगता था, लेकिन अब हेपेटाइटिस का टीका पहले लगता है, फिर BCG का टीका लगता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चले भाई आगे। ठीक है भाई, चले अब आगे, अब आ जाओ। तो हम BCG, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टीबी के। टीबी के ये नाम है, तपेदिक, क्षय रोग, सफेद प्लेग भी इसको कहते हैं। टीबी होता है जीवाणु से, जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस टीबी में जो प्रभावी अंग होता है वो फेफड़े हैं। टीबी से बचाव के लिए दी जाती है BCG का टीका। अच्छा, एक पॉइंट और पूछ सकता है आपको कि टीबी जो है वो हमारे अंदर कैसे फैलता है। टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो कैसे फैलता है? तो टीबी अगर फैलने की बात करें तो टीबी कैसे फैलता है प्यारे बच्चे? तो टीबी रोग की अगर बात करते हैं तो टीबी कैसे फैलता है, ये स्प्रेड कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? तो आप बताओगे छोटी छोटी बूंदों के रूप में, छोटी छोटी बूंदों से फैलता है। ये छोटी छोटी बूंदों से फैलता है। ठीक है, छोटी छोटी बूंदों से फैलता है, ये बूंदों के माध्यम से, ऐसे लिख लेना, छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है। ठीक है, माध्यम से। आप बोलेंगे ड्रॉप्स के माध्यम से फैलता है, ड्रॉप्स। ठीक है, ड्रॉप्स क्या होती है मैम? जैसे कि भाई किसी को टीबी है, उसके पास हम बैठे हुए हैं, टीबी में खांसी आती है, खांसी होती है, वो खांस रहा है, तो खांसी के साथ छोटी छोटी ड्रॉप्स निकलती हैं। और कई बार वो छींक रहा है, छींक के साथ छोटी छोटी ड्रॉप निकलती हैं। वही छोटी छोटी ड्रॉप कपड़ों पर गिर जाती हैं जाकर, हमारे हाथ पर गिर सकती हैं जाकर, और उन्हीं के माध्यम से ये सांस के साथ हमारे शरीर में जाती हैं। उन छोटी छोटी ड्रॉप में होते हैं बैक्टीरिया, टीबी को फैलाने वाले, और जैसे हम सांस लेंगे तो वो हमारे अंदर जा सकते हैं। तो छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से, छोटी छोटी ड्रॉप्स के माध्यम से ये फैलता है जो टीबी रोग होता है हमारे अंदर। ठीक है, क्लियर भाई? आ जाओ आगे बात करते हैं। अब टीबी के बारे में और बातें पढ़नी है कि मैम जो टीबी रोग होता है इससे बचने का ट्रीटमेंट क्या है। भाई मान लीजिए अगर किसी को टीबी हो गया है तो टीबी से बचाव का इलाज क्या होता है, टीबी से बचाव के लिए कौन सा इलाज कराया जाता है। तो टीबी से बचाव के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, टीबी से जो बचाव के लिए इलाज कराते हैं उसका नाम है डॉट्स। डॉट्स, तो पेपर में पूछा जा सकता है कि जो डॉट्स होता है ये किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाने वाला इलाज है। तो डॉट्स टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है, और ये 6 माह का कोर्स होता है। ये 6 माह का कोर्स है बेटा, इसमें लगभग 6 माह तक खानी पड़ती हैं दवाइयाँ। 6 मंथ का ये पूरा कोर्स होता है, 6 मंथ्स ट्रीटमेंट होता है बेटा ये। इस ट्रीटमेंट के अंदर हमें लगातार 6 महीने तक दवाई खानी पड़ती हैं, तो इसी को कहते हैं डॉट्स। मैम डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जर्व, डायरेक्ट ऑब्जर्व, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये होती है किसकी फुल फॉर्म प्यारे बच्चे? टीबी की फुल, ये डॉट्स की फुल फॉर्म। तो इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे और इंग्लिश में भी, तो ऐसे ही आती है इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई, हिंदी में भी ऐसी आएगी और इंग्लिश में भी ऐसी आएगी। तो डॉट्स जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये टीबी से बचाव के लिए दिया जाने वाला एक परीक्षण होता है। ठीक है,
समझ में आ गई बात? तो ये सारी चीजें आप लोगों को टीबी के बारे में पेपर में पूछी जाती हैं। मैम जी अगर नोट्स नोट करते रहे तो समझ नहीं आता, अगर समझा दिया तो। बेटा नोट क्यों कर रहे हो? नोट में तो आपको मैं बोर्ड पीडीएफ देती हूँ, वहां आपको मिलेंगी ये चीजें, तब आप नोट कर सकते हो। ठीक है। मधुमेह रोग कमी से होता है या अधिकता से? बेटा मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में कम हो गया तो मधुमेह होगा, और आपके खून में ग्लूकोज ज्यादा हो गई तो मधुमेह होगा। आ जाओ अब हम लोग अगली बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो टीबी से इतना कुछ पढ़ना है भाई। अगली बीमारी जो बैक्टीरिया से होती है वो है टाइफॉइड। अगली बीमारी जो बैक्टीरिया से होती है टाइफॉइड। टाइफॉइड जिसको हम मियादी बुखार भी कहते हैं। मियादी बुखार, या तो मियादी बुखार बोल देंगे, या बेटा इसको हम इंटेस्टाइनल फीवर भी बोलते हैं। इंटेस्टाइनल फीवर भी इसी को कहा जाता है। इंटेस्टाइनल फीवर यानी कि आंतों का बुखार है ये, आंतों का बुखार भी बोलते हैं इसको। तो आपको पेपर में आता है कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है जिसे आंतों का बुखार कहते हैं। तो टाइफाइड जो होता है इसको हम मियादी बुखार या आंतों का बुखार कहते हैं। ये भी बहुत आती है पेपर में। तो टाइफाइड को फैलाने वाला पैथोजन क्या है भाई? टाइफाइड को फैलाने वाला पैथोजन क्या है, रोगाणु क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आप लोग बताएंगे कि टाइफाइड भी हमारे अंदर जीवाणु करता है। बिल्कुल सही बात। तो ये भी हमारे अंदर करता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। और मैम बैक्टीरिया का नाम आप हमेशा बताते हो, तो इस बैक्टीरिया का नाम भी हमें बताओ कि कौन सा बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर टाइफाइड करता है। ये पेपर में आता है। तो बेटा टीबी, ये टाइफाइड को फैलाने वाला बैक्टीरिया है सॉल्मेनेला। सॉल्मेनेला टाइफी। ठीक है, सॉल्मेनेला टाइफी। तो बैक्टीरिया का नाम है भाई सॉल्मेनेला टाइफी। तो सॉल्मेनेला टाइफी जो होता है ये हमारे अंदर करता है टाइफाइड रोग। सॉल्मेनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है, ये हमारे अंदर करता है टाइफाइड रोग। ये कहाँ रहते हैं भाई साहब? ये सॉल्मेनेला टाइफी जो हैं, ये मिस्टर सॉल्मेनेला टाइफी कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं बेटा दूषित जल के अंदर। ये आपको दूषित जल में मिलते हैं। दूषित जल में रहता है ये। इम्प्योर वाटर, कॉन्टिमिनेटेड वाटर, जब आप गंदा पानी पीते हो, है ना, इम्प्योर वाटर जो होता है उसके अंदर रहता है ये। गंदे पानी में रहता है ये जो बैक्टीरिया रहता है सॉल्मेनेला टाइफी। और छोटे बच्चे या हम जब भी गंदा पानी पी लेंगे उससे हमारे शरीर में चला जाएगा। अब जो टाइफाइड है ना, इसका भी प्रभावी अंग पूछा जाता है आपको, बहुत पूछा जाता है पेपर में कि टाइफाइड रोग के अंदर कौन सा ऑर्गन है जो प्रभावित होगा। इफेक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? तो आप लोग बताकर चलेंगे कि टाइफाइड रोग का जो इफेक्टिव ऑर्गन है वो होता है हमारी आंत। तभी तो इसको कहा जाता है आंत्रिय फीवर या आंतों का बुखार। तो इसमें हमारी इंटेस्टाइन जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं। तो इस रोग में प्रभावी अंग होता है आंतें। और टाइफाइड रोग का क्या कारण होता है? टाइफाइड रोग जो है एक बैक्टीरिया से फैलेगा। बैक्टीरिया कैसे शरीर में जाएगा? गंदे पानी से, और तुम्हारी आंतों को प्रभावित करता है। और आंतें प्रभावित होती हैं तो तुम्हें भूख लगनी बंद होती है, बुखार आता है, उल्टी होती है। यही टाइफाइड के फीवर है, लक्षण है। अगर टीबी के लक्षण की बात करते हैं तो टीबी के लक्षणों में भी आप लोग एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर सकते हो। मान लीजिए आपको टीबी के लक्षण पूछ ले बेटा, तो टीबी के जो लक्षण होते हैं ना, टीबी के जो सिम्टम होते हैं, ये वैसे पूछे तो नहीं जाते लेकिन कई बार आ भी सकते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे 2 हफ्ते से अधिक खांसी। अगर किसको 2 हफ्ते से अधिक खांसी हो रही है बच्चा, तो वो जाकर अपना टेस्ट कराओ। अब टेस्ट कौन सा तो वो भी बताऊंगी। 2 हफ्ते से अधिक अगर किसी को खांसी हो रही है, कफ मोर देन 2 वीक, भाई खांसी जा ही नहीं रही है, कफ मोर देन 2 वीक, 2 हफ्ते से अधिक क्या हो गई है? खांसी को हो गए हैं। और बुखार भी आ रहा है इसके साथ, आपको हल्का हल्का बुखार आ रहा है, हल्का बुखार आ रहा है भैया, और कमजोरी भी आप महसूस कर रहे हो, तो ये हो सकता है टीबी। तो जाकर कराएं अपनी जांच। माइल्ड फीवर आ रहा है, हल्का बुखार है
और वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है तो जाकर अपनी जांच कराएं। अब मैम जांच कौन सी कराएं, क्या कहें डॉक्टर से जाकर? तो जांच करानी है आपको मेंटोज। ये भी पूछा जाता है कि टीबी से, अगर किसी को टीबी है तो टीबी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराएंगे? तो बताएंगे मेंटॉक्स टेस्ट कराएंगे। कौन सा? मेंटॉक्स। ठीक है, तो मेंटॉक्स टेस्ट होता है, मेंटॉक्स परीक्षण कराया जाता है टीबी से या टीबी की पहचान करने के लिए। तो मेंटॉक्स परीक्षण कराया जाता है टीबी की पहचान के लिए। ये पूछा जाता है, इंपोर्टेंट लिख लेना इसके ऊपर, मेंटॉक्स परीक्षण। ठीक है, आ जाओ। अब हम आगे बात कर रहे थे टाइफाइड की। तो भाई टाइफाइड का प्रभावी अंग होती है आंतें, और टाइफाइड के लक्षण पूछ ले तो टाइफाइड के लक्षण भी लिखो भाई, टाइफाइड के सिम्टम भी लिखो कि कौन सी बीमारी है जिसमें, या टाइफाइड जो है इसमें हमें क्या क्या होता है। तो आप लोग बताना कि टाइफाइड में आएगा भाई बुखार, और बुखार अच्छा खासा आता है, तुम्हें कई बार हुआ भी होगा कई बच्चों को टाइफाइड। बुखार आता है, उल्टियां होती हैं बेटा, उल्टी होती है, ठीक है, वॉमिटिंग हो जाती है बुखार के साथ उल्टी होती है, और भूख लगना बंद हो जाता है, भूख नहीं लगती। और डॉक्टर कहता है कि भूख नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सॉलिड चीजें नहीं खानी है, लेस एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं लगेगी बेटा। भाई सॉलिड चीजें नहीं खानी है मतलब आप लोगों को पानी, लिक्विड लेना है। रोटी खाने को बंद कर देता है डॉक्टर टाइफाइड के अंदर, कहता है कि डॉक्टर आप नारियल पानी पिए, जूस पिए, है ना, दूसरी लिक्विड चीजें खाएं, लेकिन आप रोटी ना खाएं, क्योंकि आंतें कमजोर हो जाती हैं, आंतें पचा नहीं पाती हैं हमारे खाने को। समझ में आ गई बात? तो ये होती हैं टाइफाइड के लक्षण। अब टाइफाइड अगर किसी को है तो मैम कौन सी जांच कराएंगे जाकर, ये भी बहुत आता है। टाइफाइड है अगर किसी को तो उस जांच का नाम बताएं। तो भाई टाइफाइड से बचाव के लिए आप लोग ट्रीटमेंट तो तब लोगे ना जब आपको पता हो कि टाइफाइड है या नहीं। तो टाइफाइड जो होता है इसकी जांच पहले आप कराएं, फिर इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो टाइफाइड की जांच कराने के लिए जो टेस्ट कराते हैं वो होता है विडाल। ये पूछा जाता है आपको, विडाल परीक्षण। तो विडाल टेस्ट जो होता है ये टाइफाइड की जांच के लिए कराया जाता है। ठीक है, अब आपको ये पूछेगा कि अगर टाइफाइड हो गया है तो उसके लिए कौन सी वैक्सीनेशन लगवाएं, या वैक्सीनेशन तो भैया पहले ही लग जाती है। टीका कौन सा है टाइफाइड से बचाव के लिए, बच्चों को कौन सा टीका लगवाया जाता है? तो टाइफाइड से बचाव के लिए आप लगवाते हो टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, और एक होती है टैब, एक होती है प्यारे बच्चे टैब। ठीक है, तो ये दो वैक्सीन होती हैं जो टाइफाइड से बचाव के लिए लगवाई जाती हैं। ठीक है, जो टाइफाइड से बचाव के लिए लगवाई जाती है। ठीक, तो दो वैक्सीन है, टीसीवी और टैब। टीसीवी जो होती है इसकी फुल फॉर्म बताना, टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, टाइफाइड कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट वैक्सीन, टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये होती है टीसीवी की फुल फॉर्म, टाइफाइड कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, टाइफाइड कॉन्जुगेट टीका या वैक्सीन, ये होती है बेटा किसकी फुल फॉर्म? टीसीवी की। टीसीवी टाइफाइड से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है। और दूसरी है टैब, टैब होती है टाइफाइड ए एंड बी वैक्सीनेशन। ठीक है, तो टाइफाइड आप लोग लिख सकते हो बेटा टाइफाइड, टाइफाइड ए एंड बी वैक्सीन। ठीक है, टाइफाइड के भी टाइप है ए और बी, अल्फा और बीटा करके, तो ये टाइफाइड ए और बी वैक्सीन इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? 1 बजे नहीं बेटा, 2 बजे होता है मेरा प्रैक्टिस सेट, 2 बजे होता है, 2 बजे। आओ आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ जी प्यारे बच्चे, हमें पता है अभी चैप्टर बचे हुए हैं, तो मुझे सब पता है, मैं सब देख लेती हूँ कौन से चैप्टर कराए हैं कौन से नहीं, तो तभी तो कह रही हूँ सिलेबस अभी बचा हुआ है, अभी करेंगे हम उन्हें। आ जाओ आगे बात करते हैं। तो टाइफाइड के बारे में इतनी चीजें आप लोग पढ़कर चलेंगे। नेक्स्ट बीमारी की तरफ चल रहे हैं जो बैक्टीरिया से होती है। अगली बीमारी जो बैक्टीरिया के कारण होगी वो होती है हेजा, जिसको कहते हैं कोलेरा। तो भाई हेजा का नाम आपने जरूर सुना होगा। हेजा ये भी किसके कारण होता है? तो हेजा भी होता है जीवाणु के कारण। तो हेजे को फैलाने वाला पैथोजन क्या है? हेजे को फैलाने वाला रोगाणु क्या है? तो हेजा रोग जो होता है ये भी हमारे शरीर में होता है जीवाणु के कारण।
अब मैम कौन सा जीवाणु है जो हेजे रोग को करता है? तो जीवाणु का नाम भी आप लोग पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया का नाम है बेटा विब्रियो कोलेरी। कभी भी पूछे हेजे को फैलाने वाला बैक्टीरिया तो बताना विब्रियो कोलेरी होता है। विब्रियो कोलेरी है बैक्टीरिया का नाम, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया हमारे अंदर करता है क्या? हेजा रोग। तो आप लोगों को पूछ सकता है कि हेजा रोग जो होता है वो कौन से बैक्टीरिया के कारण होगा? तो विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। ये कहाँ रहता है मिस्टर विब्रियो कोलेरी, कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं बेटा दूषित भोजन में और दूषित पानी में। गंदा खाना, गंदा पानी आप खाएंगे तो हेजा हो सकता है। दूषित पानी और दूषित भोजन ये दोनों जगह मिल सकता है। इम्प्योर फूड एंड इम्प्योर वाटर। ठीक है, इम्प्योर पानी आप लोग पी रहे हो वहां हो सकता है बेटा, और इम्प्योर फूड आप लोग ले रहे हो वहां हो सकता है। तो दूषित भोजन और दूषित पानी दोनों जगह मिलता है बैक्टीरिया। अब मैम हेजा जो है इसका लक्षण क्या है? हेजा रोग का लक्षण क्या है? हेजे में हमें क्या सिम्टम दिखाई देंगे? तो हेजे में बेटा आप लोगों को हर 10 मिनट में एक उल्टी होती है। तो हेजे का बेसिकली लक्षण क्या होता है? उल्टी होना। भाई एक उल्टी हुई है, 2 उल्टी हुई है तो ऐसे मत करने लग जाना हाय मुझे तो हेजा हो गया। 1-2 उल्टी में हेजा नहीं होता। अगर आपको हर 20 मिनट में, हर 25 मिनट में उल्टी आ रही है, उल्टी आए जा रही है, तो हो सकता है हेजा हुआ हो। अब हेजा हुआ है तो उल्टी में क्या होगा? शरीर का सारा पानी बाहर आ जाएगा। तो हेजे में हो जाता है डिहाइड्रेशन। हेजे का लक्षण है डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण। पेपर में आता है कि कौन सी जीवाणु जनित रोग है जिसमें निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि जिसके अंदर पानी की कमी हो जाती है शरीर में। आप बताएंगे हेजा। तो हेजे का लक्षण होता है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। आपका जो शरीर है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। तो वाटर डेफिशिएंसी जब हमारे शरीर में हो जाती है इसी को कहते हैं निर्जलीकरण, और ये हेजे में होता है बेटा। ठीक है, तो हेजे का लक्षण होता है ये। समझ में आ रही हैं बातें? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताकर चलेंगे कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आप लोग सारी बातें बताकर चलो जल्दी से, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। बोलो भाई जल्दी से। टीसीवी कभी भी लगवा सकते हैं? नहीं प्यारे बच्चे, इसकी एज अभी मतलब ये जो आप लोगों की टाइफाइड की जो वैक्सीनेशन है ना, ये पाकिस्तान ने बनाई है। इसके साथ एक पंगा चल रहा है टीसीवी के साथ। ये किसने बनाई है भाई? पाकिस्तान ने बनाई है। ये पाकिस्तान ने बनाई है तो थोड़ा सा लोग डर रहे हैं इसको लगवाने से, कहीं इसमें जहर ना मिला रखा हो वैक्सीनेशन में। आतंकवादी बनते हैं जब पाकिस्तान में, तो हो सकता है नई ट्रिक हो उनकी। तो इस पर अभी पंगा चल रहा है। तो ये WHO द्वारा मान्यता प्राप्त इसको अभी जस्ट हुई है। तो इस पर अभी इसका टाइम पीरियड अभी फिक्स नहीं है। अभी ऐसा माना जा रहा है कि 1 साल के बच्चे को भी लगवाई जा सकती है, 6 साल के बच्चे को भी लगवाई जा सकती है। तो इसका टाइम पीरियड अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसीलिए इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। क्लियर? इसमें कोई ऐसा कोई बंदा नहीं है जिन्होंने प्रॉपरली इनकी खोज करी है। बस पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री ने बनाई है? पाकिस्तान ने। अभी बनी है जल्दी में, पिछले 6-7 सालों में ही ये बनी है। तो अभी ये WHO द्वारा प्रोसीजर में लाई जा रही है। आगे बात करते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हेजा रोग में होता है, और हेजा रोग मतलब गंदे भोजन और पानी से होता है। पानी और भोजन को गंदा कौन करता है? मक्खी और मच्छर। भाई मक्खी बैठी हुई है, मच्छर बैठे हुए हैं पानी पर, ऐसा खाना हम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ये होता है हेजा। अब हेजा रोग किसी को होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? भाई हेजा अगर किसी को होता है तो उसका इलाज क्या करते हैं हम लोग? तो ज्यादा अगर किसी को हेजा हुआ है तो डॉक्टर भर्ती करता है, ग्लूकोज चढ़ाता है ना। लेकिन अगर डॉक्टर बोले कि हेजा आपको नॉर्मल है तो डॉक्टर देता है ORS का घोल, ORS का सॉल्यूशन देता है डॉक्टर। आप पूछ ले ORS का सॉल्यूशन क्या होता है? तो बेटा ORS ये सॉल्यूशन देता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देता है फिर डॉक्टर। ORS का घोल देता है पीने को,
ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन घोल, फिर डॉक्टर आपको देता है ORS का सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन घोल देता है डॉक्टर। इसमें क्या होता है, ORS जो होता है इसमें होता है बेटा नमक, चीनी, नमक होगा, ठीक है, चीनी होगी, और प्यारे बच्चे इलेक्ट्रोड्स होंगे। क्या होगा, इलेक्ट्रोड, एनर्जी देने वाले होते हैं इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स होंगे। तो ORS का जो सॉल्यूशन होता है इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें सोल्ट होगा, शुगर होगी और इलेक्ट्रोड्स होते हैं। नमक, चीनी और इलेक्ट्रोड का एक सॉल्यूशन होता है ये ORS, ये देता है फिर डॉक्टर जब हैजा हो जाता है किसी को। ये सामान्य दस्त में भी दिया जाता है, ठीक है, यानी जब भी शरीर में पानी की कमी होती है तो ORS का सॉल्यूशन दिया जाता है। अब चले आगे, तो अगली बीमारी की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं जो कि बैक्टीरिया से होती है, ये है न्यूमोनिया। तो भाई अब लिखेंगे न्यूमोनिया, अगली बीमारी है न्यूमोनिया। तो जो न्यूमोनिया रोग होता है ये भी बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, और किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। तो निमोनिया रोग जो है इसको भी कौन सा पैथोजन फैलाता है, इसको भी फैलाने वाले पैथोजन की अगर बात की जाए, इसको भी फैलाने वाले रोगाणु की बात की जाए, तो ये करता है हमारे अंदर, आप लोग बताएंगे, जीवाणु। तो निमोनिया रोग भी जीवाणु के कारण होता है भाई, बैक्टीरिया के कारण होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो हमारे अंदर निमोनिया करता है, तो भाई बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर करता है निमोनिया रोग। लिखकर चलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है, ये करता है हमारे अंदर निमोनिया रोग, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। ये बैक्टीरिया भी एयर में ही रहता है, हवा में, हवा के अंदर रहता है बेटा, हवा में रहता है ये बैक्टीरिया। कहाँ रहता है, हवा में रहता है, एयर में रहता है, और बच्चों में खांसी जुकाम के जरिए बच्चों के शरीर में पहुंच जाता है। मान लो छोटे बच्चे को खांसी हुई, खांसी हुई तो वो बच्चा खांस रहा है तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और ये बैक्टीरिया भी साथ में बच्चे के अंदर चला जाता है। तो बच्चे के खांसी होने के बाद उसको तुरंत निमोनिया हो जाता है, तो ये हवा में ही रहता है। तो निमोनिया रोग का प्रभावी अंग आपको बहुत बार पूछा गया है, निमोनिया रोग का प्रभावी अंग कई बार कई पेपरों में पूछा गया है। तो निमोनिया रोग जो होता है इसका जो एफेक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है बेटा, आप बताएंगे फेफड़े। इस रोग में भी हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो ये रोग हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। अब लंग्स में भी क्या है जो प्रभावित होगा, तो बेटा लंग्स के अंदर पाई जाती हैं कूपिकाएं, हमारे लंग्स के अंदर होती हैं कूपिकाएं, ठीक है। कूपिकाओं में आ जाती है सूजन, तो कूपिकाओं में सूजन आ गई तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, और बच्चे की छाती में दर्द होता है जब वो सांस लेता है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बच्चे के शरीर में। कूपिकाएं, तो जो फेफड़े हैं, फेफड़ों में होती है एल्वियोलाई, हमारे फेफड़ों के अंदर एक संरचनाएं होती हैं जिसको कहते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या कर जाती है बेटा, एल्वियोलाई में स्वेलिंग आ जाती है, स्वेल कर जाती हैं, और एल्वियोलाई में स्वेलिंग आ गई तो एल्वियोलाई ही ऑक्सीजन को आपके ब्लड में लेकर जाती है। इनमें आ गई सूजन तो इनमें ऑक्सीजन नहीं जा पाती अच्छे से, तो बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और बच्चे में सांस लेने के साथ साथ दर्द होता है छाती में, ये होता है निमोनिया रोग। मैम एल्वियोलाई कैसी होती है, तो देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, आ जाओ। फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई अंगूर के जैसी संरचनाएं होती हैं, इनको आप पढ़ोगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो एल्वियोलाई जो होती हैं हमारे फेफड़ों के अंदर, ये फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। तो आपके फेफड़ों के अंदर ये जो एल्वियोलाई होती हैं, इन्हीं में होता है गैसों का एक्सचेंज, यही करती हैं गैसों का आदान प्रदान। देखो ये जो तुम्हें दिख रही है ऐसे, ये एल्वियोलाई हैं, इनमें आ जाती है सूजन, और इन्हीं से ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो इनमें सूजन के कारण बच्चा जो होता है वो सांस नहीं ले पाता है, बच्चे की छाती में दर्द होता है, और इसी को कहते हैं निमोनिया रोग। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात।
डॉक्टर तो नहीं बनेंगे भाई, अभी तो डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो समझ में आ गई भाई, ऐसे करके आप लोग बताओगे। ठीक, आगे बात कर रहे हैं हम लोग। तो इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी दी जाती है बच्चों को, निमोनिया वैक्सीनेशन। ठीक है, तो वैक्सीनेशन आप लोगों को पूछेगा, निमोनिया से बचाव के लिए टीका पूछेगा, तो आप बताएंगे न्यूमोनिया वैक्सीनेशन दी जाती है, निमोनिया वैक्सीनेशन। ठीक है, 1 साल का बच्चा जब होगा तो उसको निमोनिया का टीका दिया जाएगा, निमोनिया वैक्सीनेशन, PCV करके भी इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, निमोनिया कंजुगेट वैक्सीन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। चलो यहाँ लिख लो, निमोनिया से बचाव के लिए PCV की वैक्सीनेशन दी जाती है, जिसको बोलते हैं न्यूमोनिया, न्यूमोनिया कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट वैक्सीन, न्यूमोनिया कॉन्जुगेट वैक्सीन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया कॉन्जुगेट वैक्सीन, कॉन्जुगेट टीका, तो निमोनिया से बचाव के लिए दिया जाता है न्यूमोनिया कॉन्जुगेट वैक्सीनेशन। ठीक है, कब दी जाती है? 1 साल तक के बच्चे को आप दे सकते हो, 1 ईयर के बच्चे को ये लग सकती है। इसकी कई डोज लगती हैं, तो 1 साल के बच्चे से ये शुरू हो जाती हैं लगना। ठीक है, समझ में आ गई बात? चल रहे हैं अब हम अगली बीमारी पर। तो क्या आप लोगों की पंडित का टीका न्यू है? उस ट्रिक से कोई भी आप बीमारी छूटी है? हमने सारी बीमारी कर ली इस ट्रिक से संबंधित। अब आ जाओ, कुछ ऐसी बीमारियों की बात करते हैं जो कि STD होती है बेटा, STD डिजीज की बात करते हैं हम। STD, STD ये नहीं है कि जब हम टेलीफोन करने जाते थे तो STD पर फोन करके आते थे। STD है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसी बीमारियां जो हमारे अंदर सेक्सुअली रूप से फैलती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की, यानी कि ऐसे रोग जो लैंगिक संपर्क में आने से फैलते हैं। तो लैंगिक संपर्क रोग, बात करेंगे लैंगिक संपर्क रोगों की। ठीक है, जो लैंगिक संपर्क रोग होते हैं, एक दूसरे के साथ लैंगिक संबंध बनाने से जो बीमारियां फैलती हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में पहली बीमारी है गोनेरिया। पहली है बेटा गोनेरिया, पहली बीमारी है गोनेरिया। ठीक है, तो गोनेरिया जो बीमारी होती है ये किसके कारण होती है? आप बताएंगे कि गोनेरिया जो बीमारी होती है ये भी जीवाणु के कारण होगी। तो STD डिजीज में पहली बीमारी है गोनेरिया, किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण। तो पूछ लेगा कि गोनेरिया कैसी बीमारी है, आप बताओगे ये एक लैंगिक संपर्क से फैलने वाली बीमारी है, एक लैंगिक रोग है जो गोनेरिया है ना। और गोनेरिया जो होता है ये किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। मैम जीवाणु का नाम क्या है? तो बताना नाइसीरिया गोनेरिया, नाइसीरिया गोनेरिया। बैक्टीरिया का नाम है नाइसीरिया गोनेरिया, तो बैक्टीरिया का नाम है भाई नाइसीरिया गोनेरिया। ठीक है, नाइसीरिया, नाइसीरिया गोनेरिया ये बैक्टीरिया का नाम है, नाइसीरिया गोनेरिया। ये बैक्टीरिया हमारे अंदर इन्फेक्शन यानी कि टॉयलेट्स वगैरह जो होते हैं या सेक्सुअली कांटेक्ट बनाने से फैलता है। अगर किसी के शरीर के अंदर है बैक्टीरिया, उसके साथ किसी ने कोई लैंगिक संबंध बनाए तो उसके शरीर में जा सकता है। नाइसीरिया गोनेरिया एक कैसी बीमारी है? लैंगिक संपर्क से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया का नाम क्या है भाई? नाइसीरिया गोनेरिया है बैक्टीरिया का नाम। अब मैडम इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? तो भाई लक्षण तो नहीं पूछता पेपर में, मैं फिर भी बता रही हूँ। इस बीमारी के सिम्टम्स होते हैं कि जो रेप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वहां पर आप लोगों को खुजली होनी शुरू हो जाती है, प्रजनन अंगों से संबंधित है। तो प्रजनन अंगों में खुजली होना, ठीक है, प्रजनन अंगों में खुजली होना बेटा, खुजली होती है प्रजनन अंगों के अंदर, खुजली होती है, ईचिंग होती है। ठीक है, तो ईचिंग इन रेप्रोडक्टिव ऑर्गन, ईचिंग होती है बेटा, ईचिंग इन reproductive organ, ईचिंग इन reproductive organ। ठीक है, तो आपको ये सिम्टम देखने को मिल सकता है। एक तो एक क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है, दूसरा है कि जो रेप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वहां से सफेद तरल निकलता है, सफेद तरल का निकलना, सफेद तरल निकलना।
तो प्रजनन अंगों से सफेद तरल निकलता है, व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, व्हाइट डिस्चार्ज, ठीक है, व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, ये हो सकता है बेटा, ठीक है, ये इसके सिम्टम हो सकते हैं। चलो आ जाओ अगली बीमारी की बात करते हैं। अगली बीमारी जो होती है लैंगिक संपर्क में आने वाली, वो है दूसरे नंबर पर, आप बताएंगे सिफिलिस। दूसरे नंबर पर है सिफिलिस। सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जिसको भी लैंगिक संपर्क से फैलती है और लैंगिक रोगों के अंदर रखा गया है। तो सिफिलिस रोग जो होता है ये भी लैंगिक संपर्क से होने वाली बीमारी है। किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है। ये बीमारी भी हमारे अंदर बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है, ये बीमारी भी हमारे अंदर जीवाणु करता है। और मैम कौन सा जीवाणु है जो इसको करता है? तो आप बताओगे ट्रिपोनेमा पैलेडियम, ठीक है, तो बताना ट्रिपोनेमा पैलेडियम, ट्रिपोनेमा पैलेडियम। तो ये करता है हमारे अंदर ट्रिपोनीमा, ट्राइपोनीमा पैलेडियम, ये करता है, बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनेमा पैलेडियम, ठीक है। तो ये बीमारी हमारे अंदर होती है ट्रिपोनीमा पैलेडियम के कारण, और ये भी लैंगिक संपर्क से ही फैलता है और वॉशरूम वगैरह यूज करने से भी हो सकती है बीमारी। तो ट्रेपोनेमा पैलेडियम बैक्टीरिया जो है ये हमारे अंदर करता है सिफिलिस रोग। इसका लक्षण क्या है भाई? तो इसका भी लक्षण कुछ कुछ ऐसे ही हैं। इसके सिम्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जलन होती है, यूरिन मूत्र त्यागते वक्त जलन होती है, मूत्र त्याग में जलन और दर्द होता है, ठीक है, जलन व दर्द। तो जब यूरिनेशन करते हैं तो पेन होगा, ठीक है, या इरिटेशन होती है, तो लिखना इरिटेशन, इरिटेशन एंड पेन, इरिटेशन एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो जब हम मूत्र त्याग करते हैं तो दर्द होता है या जलन होती है, ठीक है, पहला सिम्टम तो ये हो गया। दूसरा सिम्टम है प्रजनन अंगों पर दाने हो जाते हैं, लाल दाने, प्रजनन अंगों पर लाल दाने हो जाते हैं, ठीक है, लाल दाने, प्रजनन अंगों पर लाल दाने होना, रेड ब्लिस्टर, ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, ठीक है, रेड ब्लिस्टर्स ऑन रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये होती है बेटा इसके लक्षण, ठीक है। तुमने नॉर्मली कई बार सुना है कि गर्मी हो गई ऐसे करके बोल देते हैं, वो यही वाली बीमारी है, ठीक। तो आओ आगे बात करते हैं। अगली बीमारी कौन सी है भाई? तीसरे नंबर पर है ट्रोकोमा, तीसरे नंबर पर है ट्रोकोमा। अगली बीमारी है ट्रोकोमा, ट्रोकोमा। तो ट्रोकोमा भी प्यारे बच्चे एक लैंगिक रोगों के अंदर ही आने वाली बीमारी होती है। ट्रोकोमा का कारण क्या है? जीवाणु। ट्रोकोमा भी किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। तो ट्रोकोमा बीमारी भी जीवाणु करता है हमारे अंदर, ठीक। अब ये जो बीमारी है ट्रोकोमा, इसको कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो बैक्टीरिया का नाम है क्लेमाइडियस ट्रोकोमैटिस, ठीक है, तो लिखेंगे क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस, ट्रोकोमैटिस। तो क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस ये करता है, बैक्टीरिया का नाम है ये, यही बैक्टीरिया करता है हमारे अंदर ट्रोकोमैटिस रोग। तो लिख लेंगे भाई क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस, ट्रोकोमैटिस ये करता है हमारे अंदर क्या? ट्रोकोमा रोग। अब ट्रोकोमा रोग से ना एक क्वेश्चन और आता है, क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस बैक्टीरिया का नाम है और ये बैक्टीरिया भी हमारे अंदर लैंगिक संपर्क से फैल सकता है, लेकिन चमत्कार की बात यह है कि ये जो ट्रोकोमा है इसमें तुम्हारी आंखें प्रभावित होती हैं, आंखें प्रभावित होती हैं। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि ट्रोकोमा रोग का प्रभावित अंग क्या है? तो प्रभावित अंग बताओगे आंखें। ट्रोकोमा रोग में तुम्हारी आईज इफेक्टिव होती हैं, आईज, आंखें, आंखों में लालपन, आंखों में खुजली, आंखों में
जो अंधापन भी आ सकता है इसकी वजह से। तो ट्रोकोमा एक आंखों से संबंधित बीमारी है, बड़ी खतरनाक सी आंखें इसमें तुम्हारी हो जाती हैं। ठीक है, तो देख लो तुम। ट्रोकोमा जो होती है इसका प्रभावी अंग बहुत बार पेपर में पूछा है, तो ये आप लोगों की आंखों से संबंधित बीमारी है। इसमें प्रभावित होंगी आंखें। देखो कितनी खतरनाक खतरनाक सी आंखें हो गई हैं, इसमें आंखें प्रभावित होती हैं। लेकिन है ये एक एसटीडी डिजीज, है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका बैक्टीरिया हमारे अंदर सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलता है, तो इसीलिए ये एसटीडी में इंक्लूड है। ठीक है, समझ में आ गई। तो इतनी एसटीडी डिजीजेस थी बैक्टीरिया से होने वाली। ठीक है, इन सब का इलाज है एंटीबायोटिक दवाइयाँ। डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट करेगा, दवाइयाँ देगा। तो इन सब का इलाज है एंटीबायोटिक दवाइयाँ। ठीक है, चलो यूटीआई भी इसी को बोलते हैं बेसिकली। ये सब यूटीआई के अंदर ही आती हैं बेटा। गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब यूटीआई के अंदर है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है इन्हीं बैक्टीरियाओं के कारण। इन्हीं को आप यूटीआई डिजीज भी कह सकते हो, यही होती हैं यूटीआई। ठीक है, समझ में आ गई बात। यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं अब हम। तो बैक्टीरिया से इतनी बीमारी थी जो करनी थी। अब हेडिंग डालो विषाणु जनित रोग। अब हेडिंग डालेंगे विषाणु जनित रोग। ठीक है, अब पढ़ेंगे विषाणुओं से होने वाली बीमारियां। अब हम लोग पढ़ेंगे वायरल डिजीजेस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरल डिजीजेस, विषाणु जनित रोग। ठीक है, अब पढ़ेंगे भाई विषाणु से होने वाली बीमारियां। ठीक भाई, मैम जी क्लास से डॉक्टर ना, भैया डॉक्टर मत बनना, झोला छाप डॉक्टर बन जाओगे फिर तुम। डॉक्टर बनना है तो बहुत बढ़िया बनना है। ठीक है, इम्यून सिस्टम बेटा, एचआईवी इसमें आएगा, वायरस से फैलता है एचआईवी, वो बैक्टीरिया से नहीं फैलता। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं अब बात करेंगे वायरस से होने वाली बीमारी। तो वायरस जो होते हैं इनको भी याद करने की एक ट्रिक है। वायरस से होने वाली बीमारी को भी आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। उससे पहले मैं एक छोटा सा फैक्ट यहाँ लिखवा देती हूँ कि भाई विषाणु की खोज किसने करी थी। विषाणु की खोज किसने करी थी? तो विषाणु को जो सबसे पहले देखा था वो देखा था इवानोव्स्की ने। ठीक है, इवानोव्स्की, इवानोव्स्की नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इवानोव्स्की, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज करी थी, इवानोव्स्की ने। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ वायरस किसने करी थी? डिस्कवरी ऑफ वायरस हुई थी इवानोव्स्की के द्वारा। और इवानोव्स्की ने किसमें सबसे पहले बैक्टीरिया वायरस की खोज करी थी? तो तंबाकू की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में इन्होंने देखा था। ठीक है, तंबाकू की पत्ती, टोबैको लीव, तो टोबैको लीव के अंदर इन्होंने देखा था सबसे पहले किसको? वायरस को बेटा। और इस वायरस का नाम था TMV। इस वायरस का नाम रख दिया TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, इस वायरस का नाम रख दिया टोबैको मोज़ैक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, यही हिंदी में नाम रहेगा, यही इंग्लिश में, टोबैको मोज़ैक वायरस। तो इस सबसे पहले विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की। तंबाकू की पत्ती में एक बीमारी फैला रहा था, उसी का नाम है TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, अब वायरस जो है, बैक्टीरिया की खोज किसने करी? अच्छा बताओ, मैंने तुम्हें कई बार बताया बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने करी थी। कोशिका वाले चैप्टर में बताया था ना कि ल्यूवेनहॉक जी थे जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज करी थी। ठीक बेटा, एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल जाते हैं। आ जाओ, अब ट्रिक से याद करेंगे कि कौन सी बीमारी है जो हमारे अंदर हो जाती है, किसके कारण? वायरस के कारण। तो ट्रिक है, ए चाचा, ए चाचा इन्हें डांटो। जैसे तुम गलती करते हो मैं तुम्हें डांटती हूँ, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। और तुम मेरे सामने नहीं हो, नहीं तो खरे गाल पर भी छाप देती तुम्हारे। तो भैया ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, यह है ट्रिक याद करने की वायरस से होने वाली बीमारियों की। रिप्रोडक्टिव क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्शन होता है वो प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है।
तो वो प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव नई संतान उत्पन्न करता है उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है। बियर पीने से ऐसा बोला जाता है कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, जहां मूत्राशय में जो किडनी होती है, वो प्रेशर के साथ निकल जाती है। ठीक, चलो आओ। तो ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। अब मैडम ये है तो इसकी ट्रिक क्या है? ए से बनेगा एड्स, ए से बनेगी एड्स बीमारी, बहुत खतरनाक, सारी बीमारियों का बाप। मतलब एड्स है तो ये सारी बीमारी हो सकती है जितनी भी मैं अब लिखवा रही हूं, ध्यान से सुन लेना। एड्स अगर हो गया तो पीछे पीछे ये सारी बीमारियां आएंगी जो भी मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, चेचक भी हो सकता है बेटा, चेचक। ठीक है, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। हर्पिस भी हो सकता है, हर्पिस। ठीक है, डेंगू भी हो सकता है, डेंगू, है ना। खसरा भी हो सकता है, खसरा। रेबीज भी हो सकता है, रेबीज। ठीक है, और खरे गाल पर छापो, पैसे आप लोग बताएंगे। गाल तो मैंने लिखा ही नहीं, मैं भी कहूँ गाल कहाँ गया? खरे गाल, खरे गाल पे छापो। ठीक है, गाल तो मैंने लिखा ही नहीं था। चलो आ जाओ। तो अब आप बताएंगे कि कैसे हो सकता है खसरा, रैसे हो सकता है रेबीज, और गैसे हो सकता है गलसुआ। ठीक है, गलसुआ रोग, गलसुआ। और पैसे हो सकता है पीलिया, पैसे हो सकता है पीलिया। और छह से हो सकता है छोटी माता, छोटी माता। और पो से हो सकता है पोलियो। तो भैया इतनी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं हमारे अंदर, किसके कारण? वायरस के कारण। तो ये महत्वपूर्ण बीमारियां हैं वायरस से होने वाली। तो ये महत्वपूर्ण बीमारियां जो वायरस से होने वाली हैं, हाँ गाल नहीं लिखा, वही मैं कह रही हूँ, तो लिख दिया है अब। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। तो यहां से आप लोग ट्रिक से वायरस से होने वाली बीमारी याद कर सकते हो। ए से बना एड्स, च से चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, है से हर्पिस, डे से डेंगू, ख से खसरा, रै से रेबीज, गै से गलसुआ, पै से पीलिया, छ से छोटी माता, और पो से पोलियो। ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैम एड्स क्या होता है। तो भाई लिखो सबसे पहले एड्स। एड्स जो एक बीमारी है, एड्स ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि भाई एड्स जो बीमारी है ना, इसका कोई लक्षण नहीं है बेसिकली, लेकिन इस बीमारी के अंदर सारी बीमारियां शरीर में आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि हमारी जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, हमारी जो इम्यूनिटी है, वो इस बीमारी में खत्म हो जाती है। तो एड्स क्या है? एड्स वो बीमारी है जिसमें रोगों से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है, जीरो इम्यूनिटी हो जाती है हमारी। अब हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है वो हमें रोगों से बचाती है। अब भैया रोगों से बचाती है तो रोगों से बचाने वाला कोई नहीं बचा अब हमारे शरीर में, तो सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। ऐसा समझो कि भाई आप किसी सोने की दुकान पर गए, है ना, अब किसी बैंक में गए, ऐसा समझ लो बैंक में पैसे रखे हुए हैं। अब बैंक में हम चोरी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए होते हैं। अगर हमने चोरी करी तो वो हमें गोली से उड़ा देंगे। अब अगर एक दिन वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बैंक ऐसे खुला पड़ा है, बैंक ऐसे खुला पड़ा है, नोट रखे हुए हैं काउंटर पर, तो कोई चोर आया या हम गए, हमने क्या करा, कोई है तो है नहीं, हमने चारों तरफ देखा, अरे भाई कोई है, हम किसी की कोई आवाज नहीं आई, ना कोई दिख रहा है, पैसे ऐसे ही रखे हुए हैं, हम उन पैसों को उठाकर अपने घर ले आएंगे, है ना भाई, ले आएंगे ना। या जो चोर होगा वो चोरी करके पैसों को उठाकर लेकर भाग जाएगा। तो ऐसा ही समझो, हमारा शरीर एकदम खुला हो जाता है। मीन्स हमारे शरीर में रोगों से बचाव के लिए कोई सिपाही बचता ही नहीं है, कोई गार्ड हमारे शरीर में नहीं बचता, जिससे हमारा शरीर खुला दरवाजा है, सारी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं और आकर अपना घर बना लेती हैं। तो टाइफाइड, टीबी, डेंगू, दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं, और धीरे 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 उन्हीं बीमारियों के कारण हमारी हो जाती है मृत्यु।
ये होता है एड्स रोग। हाँ भाई, रेबीज तो कुत्ते के काटने से होता है, बताएंगे उसको भी, ठीक है। हाँ, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस बनाया जाता है। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को, ठीक है। अच्छा, टीबी दिवस 23 मार्च को शायद बनाया जाता है। ये आप जीएस वाले पोर्शन में स्टैटिक जीके में पढ़ते हो चीजें। 23 मार्च को शायद टीबी दिवस बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग, ये है माता क्यों निकलती है बेटा? वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है इसलिए माता निकलती है। तो आ जाओ, एड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। कभी भी पूछे कि एड्स को फैलाने वाला पैथोजन क्या है, एड्स किसके कारण होता है, एड्स को फैलाने वाला रोगाणु क्या है, आप लोग बताना। एड्स होता है विषाणु के कारण। अभी तक हम सारी बीमारियां जीवाणु के कारण पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम पैथोजन पढ़ेंगे, विषाणु। तो एड्स होता है हमारे अंदर विषाणु के कारण। एड्स को फैलाने वाला जो पैथोजन है वो है वायरस। मैम, कौन सा वायरस है जिससे एड्स होता है? तो एड्स को फैलाने वाले वायरस का नाम है HIV। HIV, ठीक है। तो एड्स को फैलाने वाले विषाणु का नाम क्या है? आप बताएंगे HIV है। ये HIV है, इसके बारे में फैक्ट बताओ, या इसके बारे में बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका और क्या नाम है, ये हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाओं को प्रभावित करता है, ये सब क्या है। तो ये सारी कहानी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो कल मैं आपको एड्स से ही शुरू करूंगी, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा फैक्ट आपको आज बता नहीं रही हूँ, क्योंकि कल की क्लास में फिर मुझे यहीं से शुरू करना है। तो कल की क्लास में हेडिंग हम एड्स डालकर वहीं से शुरू करेंगे चीजों को, ठीक है बेटा। खसरा भी विषाणु के कारण होता है, मैंने लिखवाया तो है खसरा आप लोगों को, ये रख रहा खसरा, मीजल्स बोलते हैं जिसको, इंग्लिश में लिखवाऊंगी। बेटा एक बच्चा बोल रहा है ज्यादा डीप ना जाए, बेटा डीप कुछ है ही नहीं, ये बीमारियां सब आपको पूछी जाती हैं, डीप कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग जब कल की क्लास शुरू करेंगे तो एड्स टॉपिक से ही शुरू करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो भैया, अरविंदर जी कोई बात नहीं, मैं ही चोर हूं तो मैं ही चोर सही, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम चोर सही। आ जाओ, हम आगे चलेंगे और कल की क्लास में बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चे, परफ्यूम जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले परफ्यूम आते हैं, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के भी परफ्यूम की खुशबू सर को चढ़ सकती है। तो ये अपनी अपनी पसंद होती है, तो ये अपनी अपनी पसंद होती है बेटा। कई बार हमें पेट्रोल की स्मेल चढ़ जाती है, तो हमारा जो ब्रेन का पार्ट है मेड्यूला ऑब्लिंगाटा, वो इसके लिए एक्टिव रहता है। वो ज्यादा तेज स्मेल से इनएक्टिव हो जाएगा तो सर में दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है, ये होता है, ठीक है। चलो तो भाई चलेंगे, अब अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। भी नहीं हुआ? हाँ बेटा, मैंने बोला ना न्यूट्रिशन वाला टॉपिक नहीं हुआ है। तुम क्यों परेशान होते हो, मुझे ये समझ नहीं आता। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवा के देंगे, अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं है, अभी आपके पास काफी टाइम है, वैकेंसी जो बढ़ी है अभी और फॉर्म भरे जाएंगे, तब जाकर कहीं पेपर होगा। तो आपके पास पूरी जुलाई पड़ी है, मैं 10 से 12 जुलाई के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म करवा दूंगी। पूरी जुलाई पड़ी है, आराम से पढ़ो। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो। प्रवीण कुमार बोल रहे हैं मेरा जवाब नहीं आता। कहाँ से नहीं आता बेटा जवाब? चिकन पॉक्स भी कल पढ़ाऊंगी, ये सारी बीमारियां कल पढ़ेंगे।